हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला कंप्लीट चैप्टर विद एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, या फिर उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल थ्योरी। जो किसने दी थी? जीन पियाजेट ने दी थी। जीन पियाजेट ने कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी, या फिर उसे हम डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित थी। जीन पियाजेट ने अपनी ये थ्योरी है वो 1936 में दी थी। कब दी थी? 1936 में। इस थ्योरी में जीन पियाजेट ने बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि बच्चे के जो कोग्निशन है वो 4 स्टेजेस में डेवलप होता है। बच्चा जब लेता है तभी से उसमें कुछ ना कुछ कोग्निशन पाया जाता है, कुछ ना कुछ बच्चे में संज्ञान पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे की जो मैच्योरिटी बढ़ती है, तब बच्चे का जो कोग्निशन है वो डेवलप होता है। कोग्निशन का मतलब किससे है? कोग्निशन का मतलब संज्ञान से, बच्चे के ज्ञान से, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग से, तर्क देने की शक्ति से, बच्चे की मेमोरी से है। बच्चे में तर्क देने की शक्ति, याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब धीरे धीरे उम्र के साथ ही बच्चे में बढ़ती हैं। इन सब के बारे में जीन पियाजेट ने अपनी थ्योरी में बताया है। जीन पियाजेट पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने संज्ञान पर काम किया, जिन्होंने कोग्निशन पर काम किया। इसीलिए जीन पियाजेट को फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीन पियाजेट हैं, उन्होंने सबसे पहले बच्चों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, बच्चों पर अपने प्रयोग करे थे। जीन पियाजेट हैं वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी 1936 में दी। जीन पियाजेट कहते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी और एक अडल्ट, उन दोनों का जो कोग्निशन है उसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है। बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चे अपने एक्सपीरियंस के साथ नई नई चीज़ें अडेप्ट करता है और अपने कोग्निशन का डेवलप करता है और अपने संज्ञान का विकास करता है। जीन पियाजेट को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है जो लोग रचनावाद पर विश्वास करते हैं। रचनावाद पर विश्वास करने वाले लोग क्या कहते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद कर सकता है, बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकता है। जैसे जैसे बच्चों में मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट वो खुद ब खुद हो जाता है। जीन पियाजेट ने एज या फिर जो मैच्योरेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जब वो अपने वातावरण के साथ एक्टिविटी के थ्रू कुछ ना कुछ सीखता है। जब बच्चा अपने आप एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा, उसको हम कहते हैं रचनावादी विचारधारा। रचनावादी विचारधारा से संबंधित एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वाइगोस्की। वाइगोस्की ने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से सीखता है, लेकिन पियाजेट कहते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के साथ जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है तो वो सीखता है। लेकिन दोनों ये मानते हैं कि बच्चा सीखेगा, करके सीखेगा, बच्चा करके सीखेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ही बच्चा सीखता है। जीन पियाजेट ने कहा कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। जीन पियाजेट ने अपनी पूरी थ्योरी 4 स्टेजेस में दी। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। सबसे पहले बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज आएगी जो 0 से 2 ईयर्स तक होगी। फिर बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी जो 2 to 6 ईयर्स तक होगी। फिर बच्चे में जो 3rd स्टेज आएगी वो होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 6 to 11 या 12 ईयर्स तक होगी। और फिर लास्ट में बच्चे में आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो बच्चे में कहाँ से कहाँ होगी? 12 to 16 ईयर्स तक होगी, या फिर 12 to 18 ईयर्स तक होगी। इन्होंने अपनी जो कंप्लीट थ्योरी है वो 4 स्टेजेस में लिमिट कर दी। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ना होकर कौन सा प्रोसेस है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार ना होने वाली प्रक्रिया है।
लेकिन जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस बात का अपोज किया कि आप डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों कह रहे हो, डेवलपमेंट तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो वोम्ब टू टॉम्ब जाती है, जो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक जाएगी। लेकिन प्याजेट ने जो अपनी थ्योरी है वो 4 स्टेजेस में दी, इसीलिए इसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। जीन प्याजेट ने कहा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हमेशा एक सीक्वेंस में होगा, एक क्रम में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, पहले फर्स्ट स्टेज आएगी, फिर उसके बाद सेकंड आएगी जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कह रहे हैं, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में जाएगा जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह रहे हैं, और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज में जाएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कह रहे हैं। जीन प्याजेट ने कहा कि बच्चा किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकता है, वो सभी स्टेजेस को फॉलो करेगा। सबसे पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिर प्री ऑपरेशनल में होगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में होगा। सेंसरी मोटर स्टेज को हम इंद्रियगामिक स्टेज भी कहते हैं। दूसरा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस के बारे में जीन प्याजेट ने कहा है। जीन प्याजेट ने कहा कि हर एक जो स्टेज है उसके अपने डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। हर एक स्टेज में बच्चा अलग अलग तरह की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को गेन करता है और एक जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए बेस का काम करती है। जो बच्चे ने सेंसरी मोटर स्टेज में सीखा, जो बच्चे ने इंद्रियगामिक स्टेज में सीखा, वो बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो कॉन्सेप्ट हैं डेवलप करने में मदद करेगी। उसी तरह से जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो कंसेप्ट हैं वो बेस की तरह काम करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसी भी स्टेज को कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ फिर उसके बाद बच्चा सीधा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच गया। उससे पहले बच्चे को कहाँ जाना होगा, सेकेंड स्टेज पर जाना होगा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। एलिमेंट्स कौन कौन से कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के? सबसे पहले जो जीन प्याजेट ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो एज है, बच्चे की बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, बच्चे की आयु है। जीन प्याजेट कहते हैं कि बच्चा अपनी आयु के अनुसार सीखता है। जैसे जैसे बच्चे में बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे बच्चा सीखता है। आपने देखा होगा हर एक बच्चे की जो क्लास का सिलेबस है वो अलग होता है। वो उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके बेस पर होता है। छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है वो लगभग पोएम के साथ सिखाया जाता है। उसके आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनकी जो लर्निंग होती है वो लगभग उसी पर बेस्ड होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो सिलेबस है वो भी ब्रॉड कर दिया जाता है और उसमें जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो भी चेंज कर दी जाती है। मतलब बच्चे की उम्र के हिसाब से ही सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। बच्चे की उम्र के हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करना भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उस उम्र के बच्चे का कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है, कितने बच्चे के संज्ञान में विकास आ चुका है, उसी हिसाब से बच्चे का सिलेबस बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस किसको दी थी? एज को दी थी, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को दी थी, आयु को दी थी। फिर उसके बाद जीन प्याजेट ने हेरिडिटी, अनुवांशिकता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। अनुवांशिकता को जीन प्याजेट कहते हैं कि बच्चे की जो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, उसी पर बच्चे का कॉग्निशन बेस होता है। इन्होंने कहा कि जो माता पिता के जीन्स के थ्रू बच्चे को जो इंटेलिजेंस मिलती है, इंटेलिजेंस हेरिडिटी पर बेस्ड होती है। ये हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर में आपकी हेरिडिटी आएगी जिसमें आपकी क्या क्या इंटेलिजेंस आएगी, इमोशंस आएंगे, हाइट आएगी, वेट आएगा, हेयर कलर आएगा, आइज का कलर आएगा। ये सब किस पे होता है? इंटरनल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? हमारी हेरिडिटी होती है, अनुवांशिकता होती है।
तो जीन पियाजेट ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो आनुवांशिकता पर दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो आनुवांशिकता है, बच्चे की जो हेरिडिटी है, उस पर कोग्निशन बेस्ड होता है, उसी पर कोग्निटिव डेवलपमेंट टिका हुआ होता है। जीन पियाजेट ने सोशल इंटरेक्शन को भी इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन सोसाइटी से ज़्यादा, सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा उन्होंने हेरिडिटी पर जोर दिया, आनुवांशिकता पर जोर दिया। उन्होंने दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, पहला था एज और दूसरा था आनुवांशिकता। थर्ड होता है एक समायोजन, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, समायोजन। बच्चा कुछ भी सीखता है, वो पहले से जो उसके अनुभव है, पहले से जो उसने सीखा हुआ है, उसमें उसको अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है, तभी बच्चा नई चीज़ को सीख पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए बच्चे को हमने कैट दिखाई और बच्चे ने एक मोटा मोटा आइडिया अपने दिमाग में रख लिया, जिसके 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, 2 आंखें होंगी, इस तरह का जो कोई एनिमल होगा वो कैट होगी। अगर उसके बाद बच्चे ने एक पपी देख लिया, कुत्ते का बच्चा देख लिया, तो बच्चा क्या कहेगा कि वो भी कैट है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का जो स्कीमा है, बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो उतना ही हुआ है। बच्चे को उतना ही पता है कि जिसके 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, 2 आंखें होंगी, इस तरह का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगी, कैट होगी। लेकिन तब आप बच्चे को नया एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंख होती है, वो सभी बिल्ली नहीं होती, इस तरह का ये कुत्ता होता है। अब बच्चा अपने अलग अलग कंसेप्ट बनाएगा कि ये कैट है और ये डॉग है। फिर जो बच्चे को पहले से सिखाया गया था, बच्चा उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और बच्चा ये सीखेगा कि जिसके 4 पैर, एक पूंछ होती है, वो हर एक कैट नहीं होता है, वो दूसरा एनिमल भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, समायोजन हुआ। वो अपनी कोग्निशन में समायोजन करता है, इक्विलिब्रेशन करता है। जब भी वो कुछ नई चीज़ सीखेगा तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा और फिर उसके साथ समायोजन करता है। तो यहाँ पर जो समायोजन है, इक्विलिब्रेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक और जो एलिमेंट जीन पियाजेट ने कहा, वो कहा एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव। बच्चा अपने पूर्व अनुभव से सीखता है। पहले से जो बच्चे ने क्या सीखा हुआ है, करके सीखता है, एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। जितना ज़्यादा बच्चा अपने हाथों से कोई एक्टिविटी करेगा, उतना ही अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। इसीलिए जो हमारी आजकल की जो पेडागोजिकल अप्रोच है, वो लर्निंग बाय डूइंग पे ही है, करके सीखने पर है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो जीन पियाजेट ने लर्निंग बाय डूइंग या फिर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये 4 एलिमेंट है जिस पर जीन पियाजेट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है वो किसको दी है, एज को दी है, कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट होता है, आनुवांशिकता पर डिपेंडेंट होता है, बच्चे की हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होता है। सोसाइटी का ज़्यादा कुछ रोल जीन पियाजेट ने नहीं कहा। सोसाइटी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं वो है वाइगोस्की, जो हम नेक्स्ट थ्योरी में डिस्कस करेंगे। वाइगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो वाइगोस्की हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, लैंग्वेज को देते हैं। देखिए, जो जीन पियाजेट हैं वो कहते हैं कि थॉट पहले आए हैं, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज पहले आई है। फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज जो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 2 ईयर्स तक होगी। इस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला था, इन्फेंसी। जब बच्चा इन्फेंसी में होगा, इंद्रियगामक स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज को हम संवेदी पेशीय भी कहते हैं। देखिए, इसके नाम से दिख रहा है, सेंसरी का मतलब क्या हुआ, सेंसेस। इस उम्र में बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीखेगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सीखेगा। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होगी, आंखें हो गई, आंखों से वो देख के सीखेगा, फिर उसके बाद वो टच करके सीखेगा, फिर उसके बाद वो स्मेल करके सीखेगा, सुनकर सीखेगा, हियरिंग होगी और साइट होगी। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उनके थ्रू बच्चा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना सीखता है। सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर सेंसेस हैं वो उसकी टीचर्स होती हैं। मोटर का मतलब मोटर एबिलिटीज से हुआ। जब बच्चा खड़ा हो रहा है, चल रहा है, जंप कर रहा है, ये सब उसकी क्या हुई, मोटर एक्टिविटी हुई। तो इस उम्र में बच्चा किससे सीखेगा, एक तो अपनी सेंसेस के थ्रू सीखेगा, दूसरा बच्चा अपनी मोटर एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा, चलकर सीखेगा, दौड़कर सीखेगा और खड़ा होकर सीखेगा। इस स्टेज में बच्चे में इनबोर्न रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। इनबोर्न रिफ्लेक्सेस का क्या मतलब होते हैं, जन्म के कुछ टाइम बाद ही बच्चा शक करना सीख जाता है, वो अपनी माँ से फीड लेना शुरू कर देता है। हमने बच्चे को फीड लेना सिखाया नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। बच्चे ने स्टार्टिंग में ट्रायल एंड एरर से
कुछ गलतियां की, लेकिन कुछ थोड़ी देर वो कुछ गलतियां कर कर अपनी माँ से फीड लेना सीख जाता है। तो ये क्या है, बच्चे में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं। जन्म से ही बच्चा अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। आप अपने रूम में एक लाइट लगाइए, बच्चा उस लाइट पर फोकस करता है, इसका मतलब ये बच्चे की रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। अगर बच्चे को किधर से भी कोई साउंड सुनाई देती है तो बच्चा उधर ही पलट कर देखता है, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि साउंड आ रही है तो बच्चा सुन भी रहा है, बच्चा शक भी कर रहा है। टचिंग और माउथिंग ये भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। आप बच्चे को कुछ भी दीजिए, बच्चा सीधा अपने मुंह में लेके जाता है। बच्चे के माउथ में डालने का मतलब क्या है, टेस्ट करके बच्चा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो यहाँ पर बच्चा किससे सीखेगा, अपनी सेंसेस से सीखेगा, इंद्रियों से सीखेगा। जो उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करती हैं। बच्चे के जो कॉग्निशन को डेवलप करना है वो सेंसेस ही उनकी मदद करती हैं। इस उम्र में बच्चा डेफर्ड इमिटेशन शो करता है। डेफर्ड इमिटेशन का क्या मतलब हुआ, कुछ देर के बाद बच्चा नकल करेगा। अगर बच्चे ने आपको कुछ भी करते हुए देखा है, अगर बच्चे ने आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए देखा है तो कुछ देर के बाद बच्चा आएगा, मार्कर उठाएगा और वो भी खुद व्हाइट बोर्ड पर कुछ कुछ लिखना शुरू कर देगा। ये है डेफर्ड इमिटेशन। बच्चा जो भी अपने आसपास होता हुआ देखता है वो उसकी नकल करता है और फिर वो खुद ब खुद वो चीज़ें करने लग जाता है। ये होती है डेफर्ड इमिटेशन। उसी टाइम भी आपको इमिटेट कर सकता है, लेकिन इस उम्र में देखा गया है, इस अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये देखा गया है कि बच्चा डेफर्ड इमिटेशन दिखाता है। कुछ टाइम के बाद बच्चा वही एक्टिविटी रिपीट करता है जो उसने कुछ समय पहले नोटिस की थी, ऑब्जर्व की थी। अवस्था की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि बच्चा किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। मान लीजिए बच्चे को अपना एक टॉय पसंद है और वो उसे लेके आना चाहता है। जैसे ही बच्चे ने अभी जन्म लिया है, बच्चा सिर्फ उसे देख सकता है, बच्चा अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, अपने बेड से उठकर उस टॉय तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब बच्चा 4 से 5 महीने की उम्र में आता है तो बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना सीख जाता है। वो टेढ़ा मेढ़ा लटक कर पटक कर जैसे भी करके वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो उस तक पहुंच भी जाता है। तो बच्चे का इन चीज़ों के पास पहुंच जाना ही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। इस उम्र में बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें जो भी उसे पसंद आ रही हैं, चाहे वो कोई उसका टॉय हो, चाहे वो उसकी मिल्क बोतल हो, चाहे वाटर बोतल हो, वहाँ तक बच्चा कैसे भी कैसे, चाहे वो घुटने के बल चल के पहुँचे, चाहे वो लटक कर पहुँचे, कैसे भी पहुँचे, बच्चे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बच्चे इस उम्र में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करने लगते हैं। वो अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उस लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। इस उम्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब हुआ, वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस उम्र में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब है, बच्चा ये समझ जाता है कि जो चीज़ें उसके सामने उपस्थित नहीं है वो भी इस संसार में कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है। जब बच्चा 5 से 6 महीने की उम्र में आता है तो बच्चे के सामने आप अपना टॉय लेके आएँ और कुछ देर बच्चे को खेलने दें, फिर आप उस टॉय को उठाओ और जाकर छुपा दो। बच्चा उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है, आपके पीछे देखेगा, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करेगा। जब वो ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ये सब एक्टिविटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में क्या आ गई है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। बच्चे को ये समझ में आ गया है कि जो चीज़ें उसके सामने उपस्थित नहीं है वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसी उम्र में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन सी स्टेज में आ जाती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है, 0 से 2 साल की उम्र में होता है। तो जब बच्चा 0 से 2 साल की उम्र में होगा तो बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, बच्चा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाने लगता है, बच्चा डेफर्ड इमिटेशन करने लग जाता है, बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किसकी होती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज की है। इस उम्र में बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। इस उम्र में बच्चा चलना फिरना, जो मोटर एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा है, जो फिजिकल एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, उससे सीखता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज आती है हमारी प्री ऑपरेशनल।
जिसको हम कह रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो कब से कब तक होती है, 2 to 6 ईयर तक होती है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में होती है। अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तब बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जब बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस उम्र में बच्चा किस तरह के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को शो करता है वो हम देखते हैं। इस उम्र में बच्चा सिंबॉलिक थॉट डेवलप कर लेता है। सिंबॉलिक थॉट का क्या मतलब हुआ, बच्चा ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंबल का यूज करना सीख जाता है। बच्चे को बॉल देखी, बॉल के बाद बच्चा ये समझ जाता है कि बी फॉर बॉल लिखेंगे। जो बी है वो एक सिंबल है किसके लिए, बॉल के लिए। सी है वो एक सिंबल है किसके लिए, कैट के लिए। ये जो सिंबॉलिक थॉट है वो बच्चे में कहाँ पर आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। तभी बच्चा 1 2 3 4 ABCD EFGH ये सब सीख जाता है। मतलब हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो आती है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है जीववाद। बच्चे में जीववाद आ जाता है। बच्चे को ये लगता है कि जो जितनी भी चीज़ें उसके आसपास अवेलेबल हैं वो सारी जीवित हैं। उनको सबको दर्द होता है, सभी को खाना खाना होता है, सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है। इसीलिए इस उम्र में बच्चा अपने टॉयज़ के साथ भी इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो छोटी बेबी के साथ बिहेव कर रहा हो। अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो भी बच्चा तब तक रोएगा जब तक आप उस फर्श को या फिर उस थिंग को पनिश नहीं कर देते, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि मुझे चोट लग रही है तो इसको भी चोट लगती है। इस उम्र में बच्चा हर एक चीज़ को जीवित मानकर चलता है, चाहे वो टेबल हो, चाहे चेयर हो, कुछ भी हो। बच्चे को ये लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है तो उसे भी दर्द हो रहा होगा। इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, जीववाद होता है, एनिमिज्म होता है। बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। इस उम्र में बच्चा एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर चीज़ों में क्लासिफिकेशन कर पाता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है। उसे आप चाहे तो लंबाई पर फोकस करवा लें, चाहे आप उसे चौड़ाई पर फोकस करवा लें, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन पर बच्चा फोकस कर पाता है। वो कई बार हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो सेम क्वांटिटी का अगर हम आटा लें, एक रोटी को हम बड़ा बना दें और एक रोटी को हम छोटा रखें, तो बच्चा ये देखेगा कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो मतलब जो लंबी रोटी बनी है वो बड़ी है और जो मोटी रोटी बनी है वो छोटी है। इस उम्र में बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस कर पाता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देख पाता है। वो सिर्फ यहाँ पर लंबाई को देख पाया, यहाँ पर मोटाई को वो नहीं देख पाया। यहाँ पर बच्चे में सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन को लेकर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विकसित होती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इतनी आती है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस कर पाए, चाहे वो लंबाई हो चाहे वो चौड़ाई हो। इस उम्र का बच्चा है वो अनुकरण से सीखता है, इमिटेशन से सीखेगा और ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। अनुकरण से सीखने का क्या मतलब है, वो अपने आसपास के लोगों को जिस भी तरह से करते हुए, जो भी एक्टिविटी जैसे भी करते हुए देखेगा वो वैसे ही रिपीट करता है। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे की माँ सर पर पल्लू लेती है तो बच्चा भी अपने सर पर पल्लू लेकर घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने वैसा ही देखा है। मम्मी लोग हैं वो सर पर पल्लू रखती हैं तो मैं भी रखूँ। कोई भी चीज़ देखें आप, बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करेगा, अपने बड़े बहन भाइयों का अनुकरण करेगा। अगर किसी बच्चे का बड़ा भाई स्कूल जा रहा है या बड़ी बहन स्कूल जा रही है तो बच्चा भी स्कूल जाने की जिद करता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके बड़े बहन भाई हैं वो स्कूल जा रहे हैं तो उसे भी स्कूल जाना चाहिए। इसलिए वो जो भी चीज़ें सीखेगा यहाँ पर इमिटेशन के साथ और ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। आप स्टार्टिंग में इस उम्र में बच्चा प्री स्कूल में चला जाता है तो वहाँ पर बच्चा किससे सीखता है, रेटाफिकेशन से सीखता है। बच्चे के आगे आगे बोलते रहेंगे, पीछे पीछे बच्चा दोहराता रहेगा, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। जैसा उसे सिखाया जा रहा है बच्चा वैसा ही सीखता है। ये जो टाइम पीरियड है ये बच्चे की भाषा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इस उम्र में बच्चे ने जैसी लैंग्वेज एक्वायर कर ली, ताउम्र बच्चे की भाषा पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो, बच्चे ने जैसी लैंग्वेज एक बार एक्वायर कर ली, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बच्चे की लैंग्वेज में से नहीं जाता है, चाहे वो कितने ही मॉडिफिकेशन कर ले। तो ये जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है भाषा के डेवलपमेंट का, और भाषा हमारे कोग्निशन से जुड़ी हुई है, हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई है। तो इस उम्र में बच्चे का जो भाषा का विकास है, बच्चे की जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस उम्र में बच्चों में जो थॉट हैं उसमें इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। बच्चे की थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की होती है। इस उम्र में बच्चे को ये पता है कि अगर हम पानी को फ्रिज में रख देंगे तो उसका बर्फ़ बन जाएगी,
लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है अगर उसे हम फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे तो बर्फ़ का पानी भी बन जाएगा। इस उम्र में, इस अवस्था में बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से सोच पाता है, उसकी थिंकिंग में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। इस उम्र में बच्चे को ये पता है कि 6 × 4 है वो 24 होगा, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये 4 आ जाएगा। ये है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। बच्चा अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही तरह से सोच पाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, वो है ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, अहम केंद्रित व्यवहार। इस उम्र में बच्चे अहम केंद्रित व्यवहार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे अपने आप को संसार का केंद्र मान के चलते हैं। जो चीज़ें उन्हें पसंद है वही सारे संसार को पसंद होनी चाहिए। जो कपड़े वो पहनना चाहती है वही सारा संसार भी पहने। बच्चा अपने आप को इस दुनिया का सेंटर लेके चलता है, अपने आप को ही सेंटर में लेकर चलता है। वो किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और उसी तक ही वो सीमित रहता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो अर्ली चाइल्डहुड में रहेगा, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हुई? अहम केंद्रित व्यवहार करेगा बच्चा, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर करेगा। इसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा। इस उम्र के बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है, जीववाद पाए जाते हैं। इस उम्र के बच्चे में थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। ये सब प्री ऑपरेशनल स्टेज की करेक्टरिस्टिक रही। जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक रहेगी? ये लेटर चाइल्डहुड में रहेगी। लेटर चाइल्डहुड, जो लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है वो कब से कब तक होता है? 6 to 12 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा लेटर चाइल्डहुड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस उम्र में बच्चे के लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं, लॉजिक्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लॉजिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूर्त वस्तुओं के लिए होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। जो चीज़ें बच्चों के सामने प्रेजेंट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ही लॉजिक लगा पाते हैं। कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, जब वो तभी बता पाएगा जब उसके सामने दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है, तब बच्चा इन दोनों में फ़र्क बता पाएगा कि ये छोटा है ये बड़ा है। इस उम्र में बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो उसके सामने चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हीं पर ही लॉजिक लगा पाता है। जो उसके सामने प्रेजेंट हैं, जो फिजिकली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, उन्हीं पर ही अपना लॉजिक लगा पाता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं हैं उन पर वो लॉजिक नहीं लगा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकली जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट हैं उन्हीं पर ही वो अपना लॉजिक लगा पाता है। इस उम्र में बच्चा क्लासिफिकेशन सीख जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? उसे बहुत सारी कैटेगरी आप दे दीजिए, उसमें बच्चा क्लासीफाई कर पाएगा। आप बच्चे को बहुत सारे फ्रूट्स के नाम दे दिए, वेजिटेबल के नाम दे दीजिए, बच्चा ये बता पाएगा कि ये कैटेगरी फ्रूट्स की है, ये कैटेगरी वेजिटेबल की है। बच्चा ये बता पाएगा कि ये पालतू पशुओं की कैटेगरी है, ये जंगली पशुओं की कैटेगरी है। यहाँ पर बच्चा कैटेगराइजेशन करना सीख जाता है, कैटेगरी में करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे में सीरिएशन आ जाती है। सीरिएशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बना पाता है कि छोटी से बड़ी की तरफ और बड़ी से छोटी, आरोही और अवरोही क्रम में बच्चा चीज़ों को सीरीज में लगाना सीख जाता है। ये हो गई सीरिएशन। इस उम्र के बच्चे हैं उनमें कंजर्वेशन आ जाती है। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? इस अवस्था में अगर हम बच्चे को 10 कॉइन दें और एक 10 रुपये का नोट दें, एक तो 1 रुपीज़ के हमने 10 कॉइन दिए और एक हमने बच्चे को 10 रुपीज़ का नोट दिया, तो बच्चा ये समझ पाएगा कि जो एक नोट है 10 रुपीज़ का वो 10 कॉइन के बराबर है। लेकिन इससे जो पहले वाली अवस्था थी जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कह रहे थे, इन्फेंसी में बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन पाया जाता है। वहाँ पर बच्चा जो 10 कॉइन्स हैं उनको ज़्यादा बताएगा, 10 रुपये के नोट को कम बताएगा। तो इस उम्र में बच्चे में कंजर्वेशन आ जाती है। बच्चा ये सीख पाता है कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, वो उसकी क्वालिटी पर फोकस कर पाता है। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे में थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चा ये समझ पाएगा
कि अगर हम पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। बच्चा दोनों तरफ से सोचने लग जाएगा। बच्चा ये भी समझ पाएगा कि अगर मैं 6 × 5 कर दूँ तो 30 आ जाएगा, और अगर 30 को मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो 5 आ जाएगा। ये चीज़ भी बच्चा सीख जाएगा। ये सब बच्चे में क्या आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है। इस उम्र में बच्चा कैसे सीखेगा? इस उम्र में बच्चा सीखेगा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा। लास्ट स्टेज में बच्चा इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से सीख रहा था। जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तब बच्चा इमिटेशन से सीखेगा, ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कैसे सीखेगा? लर्निंग बाय डूइंग सीखेगा। इस उम्र में बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। जो हमारा एनसीएफ है वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके करके सीखने दीजिए। जिस एक्टिविटी में बच्चे की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, बच्चा उतने ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इस उम्र में बच्चा कैसे सीखता है? लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा फिजिकल ऑब्जेक्ट से सीखता है। जो बच्चे के सामने जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हीं से बच्चा सीखता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है। बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो शुरू हो जाती है। बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है, बच्चा सीरिएशन कर सकता है, बच्चे के थॉट्स हैं उनमें कंजर्वेशन आ जाती है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है। ये सब करेक्टरिस्टिक है किसकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। अब जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये लास्ट स्टेज है। ये जो स्टेज है वो कहाँ से कहाँ चलेगी? एडोलेसेंस में होती है। वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल का क्या मतलब हुआ? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो डेवलपमेंट की अवस्था है वो लास्ट है। ये कहाँ आएगी? किशोर अवस्था में आएगी, एडोलेसेंस में आएगी। किशोर अवस्था एडोलेसेंस में आएगी। इसकी जो टाइम पीरियड होगा वो लगभग 12 से 18 या फिर कई जगह 11 से 17 भी लिखा होता है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल डेवलपमेंट होगा। इस अवस्था में जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से हो जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट। जीन पियाजेट कहते हैं जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो यहाँ पर बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो हाईएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ये अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ होगा? एडोलेसेंस में होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। इस टाइम पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? बच्चा उन चीज़ों पर भी लॉजिक लगाना शुरू कर देता है जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। लास्ट स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर, जो ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ही लॉजिक लगा पा रहा था। लेकिन इस उम्र में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है बच्चा उन पर भी लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरह की रीजनिंग करने लगता है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब हुआ? इंडक्टिव रीजनिंग होगी आगमनात्मक, आगमनात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक। निगमनात्मक दो तरह की थिंकिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ये दोनों तरह की रीजनिंग है, बच्चा इस उम्र में करना लग जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है एग्जाम्पल टू रूल जाना। एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाएगा तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो हमेशा हमारी रूल टू एग्जाम्पल होती है। रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएगा तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होगी। तो इस उम्र में बच्चा आते आते दोनों तरह की रीजनिंग करने लग जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग भी और डिडक्टिव रीजनिंग भी। इस उम्र में बच्चा एग्जाम्पल टू रूल भी जाएगा और रूल से एग्जाम्पल भी जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इस उम्र में बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग सीख जाता है, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग तो बच्चा लास्ट स्टेज में भी ही सीख जाता है। इस उम्र में बच्चा हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना शुरू हो जाता है। इसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है।
बच्चा हर एक चीज़ के बारे में अपनी थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है। जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उस पर अपनी हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, अपनी परिकल्पनाएं करना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो दोनों स्टेजेस हैं वो लगभग सेम दिखती हैं और वहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से आते हैं, क्योंकि सेंसरी मोटर में तो बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में ईगोसेंट्रिक बिहेवियर आ जाता है। जो थर्ड स्टेज है उसमें बच्चे में कंजर्वेशन भी आएगी, क्लासिफिकेशन भी आएगा, सीरिएशन भी आएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग भी आएगी, ये हमारी थर्ड स्टेज में आ जाती है। फोर्थ स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करने लगता है, लॉजिकल थिंकर बन जाता है। देखिए जो जीन पियाजेट है वो चाइल्ड को एक लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को खुद ब खुद एक्सप्लोर करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से वो अपने खिलौनों को तोड़ फोड़ कर उसमें रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। आप उनको कोई भी एक नया टॉय ला के दो, सबसे पहले वो उसे तोड़ के देखेंगे ये बना कैसा है, इसका मतलब ये काम किसका है, एक साइंटिस्ट का है। तोड़ फोड़ कर उसकी अंदर की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करना कि में क्या है और क्या नहीं है। तो बच्चा अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास की हर एक चीज़ को सीखना चाहता है। यही जीन पियाजेट ने अपनी थ्योरी में कहा है। जीन पियाजेट ने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो एज को दी है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को दी है, कि जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आएगी बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। हर एक स्टेज में अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के माइलस्टोन को बच्चा अचीव करता है। ये सब था आज की पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।